हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, देखो कोई भी चीज़ जो आपके यूज़ में आती है ना उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़। अब नेचर से मिलने वाली कोई भी चीज़ जो आपके यूज़ में आती है उसको बोल देते हैं हम नेचुरल रिसोर्स। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं इसकी बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन देना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगी। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड द रिसोर्स। सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, आपका वाटर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सारे के सारे नेचर से मिलते हैं, आप इनको यूज करते हो इजीली। ओके तो कोई भी चीज़ जो आप यूज करते हो उसको रिसोर्स बोलते हैं, और नेचर में प्रेजेंट चीज़ को आप यूज करते हो उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोल देते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? ओके अब बात आती है कि इनको मैनेज करने की क्या ज़रूरत है और मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो मैनेज करने से सीधा सीधा मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम बना देना कि जो भी आपके नेचर से चीज़ें मिल रही हैं उनका मिसयूज़ ना हो, उनको आप एक अप्रोप्रिएट वे में यूज़ कर सके, एक सही ढंग से यूज़ कर सके, जो कि एक क्या करे, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सबके पास में, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे आपका जो नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट है। जो भी आपके पास में फॉरेस्ट है, जो भी आपके पास में वाटर है, कोल, पेट्रोलियम, जो भी चीज़ आपके पास नेचर से मिलती है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब आप भी यूज़ करो और फ्यूचर जनरेशन भी आपकी यूज़ कर पाए। तो उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने शब्द पहले अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। इसका बेसिकली मतलब होता है कि मैं, आप और हम सब अभी कोई भी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको इस तरीके से यूज़ करें कि आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, इस तरीके से उसका प्रोसेस बनाए, उस तरीके से उसको डेवलप करे, उस तरीके से उसकी केयर करे कि आप भी यूज़ करो, फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ करे और उनसे आगे भी यूज़ किया जाए। इस तरीके की क्या एक अवेलेबिलिटी, मतलब एक ऐसा प्रोसेस बना देना फ्यूचर के लिए वो उपलब्ध रहे, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी आप उसको यूज़ कर दो लेकिन फ्यूचर में वो जाके ख़त्म हो जाए। इस ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं दिस इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट और व्हाट इज़ द नेचुरल रिसोर्स। ओके लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। आगे है हमें ज़रूरत क्यों पड़ी मैनेज करने की रिसोर्सेज को। देखो रिसोर्सेज को मैनेज करने की सबसे पहली ज़रूरत है कि जो रिसोर्स हमें नेचर से मिलता है वो लिमिटेड है। आप ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते कि जैसे आपके पास में फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो एक लिमिटेड है। ऐसे तो नहीं है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होगी फॉरेस्ट। आप मान लो कंटिन्यू 2 3 4 5 10 20 साल तक अगर आप कंटिन्यू फॉरेस्ट को काटते जाओगे तो फॉरेस्ट आगे फ्यूचर यूज़ के लिए फॉरेस्ट नहीं बचेगा, और 10 साल और यूज़ करोगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर फ्यूचर के लिए, या बोल दो कि आपकी पूरी की पूरी जो चेन है, ठीक है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, वो ख़राब हो सकती है। तो जो रिसोर्सेज है बेसिकली वो लिमिटेड है। पहला रीज़न तो समझ आ गया। दूसरा रीजन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा या हमें इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट ऑल पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि जैसे अगर कोई भी एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स है, जैसे पानी है, मान लो पानी इतना कम हो गया कि बहुत महंगा हो गया। अब पानी के बिना जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। तो पानी इतना महंगा, इतना कम हो गया कि बहुत महंगा हो गया, तो कुछ लिमिटेड लोगों के पास पैसा है, उसको कुछ लोग खरीद पाएंगे, बाकी के लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो जिनके पास पैसा है वो पी लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं पी पाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो हमें पानी को इस तरीके से यूज़ करना है कि सबको बराबर बराबर और एक बहुत ही सस्ती कीमत पे फ्री मिले। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक नेसेसिटी है ना, नेचुरल रिसोर्स भी है। सिमिलरली जैसे हवा होगी, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट में इतना इतना पॉल्यूशन बढ़ा देंगे कि ऑक्सीजन पैसे में मिलने लग जाए, ठीक है, तो जिनके पास पैसा होगा, वो लिमिटेड लोग होंगे, वो ऑक्सीजन को खरीदेंगे और यूज़ करेंगे। बाकी के लोग क्या करेंगे, पॉल्यूटिंग एयर को अपने अंदर इनहेल करेंगे, और ये हमारा मैनेजमेंट रिसोर्स का सही ढंग से नहीं हो पाएगा। मतलब बोल सकते हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। मिनिमाइज डैमेज व्हेन वी नीड टू कट प्लांट फॉर यूज देन अगेन रीप्लांट ट्रीज।
मतलब अगर आप एक प्लांट को अपने यूज के लिए आपको टेबल बनानी है, आपने एक ट्री को काटा और ट्री को काट के यहाँ पे आपने उसकी टेबल बना दी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, एक ट्री काट के 50 ट्री उगा देते हो, एक टेबल बनाने के बाद में 50 ट्री उगा देते हो, तो ये क्या हो जाता है, जो आपका जो डैमेज है वो कंट्रोल हो गया। आपने एक ट्री काटा था, उससे टेबल बनाई थी, आपने 50 उगाए, तो उसमें से चांस है कि 10 ट्री तो अपने आप को ग्रो करेंगे इन फ्यूचर। तो इस तरीके से हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबल रहने के लिए हम इन चीज़ों को मैनेज करना जरूरी है। तो इन 4 रीज़न को आपको अच्छे से समझना है, मैनेज करना क्यों जरूरी है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अगला है कि हमारे पास में जो पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको बोल सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स देखने को मिलता है, वो होता है आपका फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं जंगल या फिर वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में डिफरेंस क्या है? देखो, फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक लैंड की एक बड़ी जगह, ऑन विच ट्री एंड अदर प्लांट ग्रो नेचुरली। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे प्लांट और ट्री एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में उग गए, उसको हम फॉरेस्ट बोल देते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स विच लिव इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट में आके कुछ जंगली जानवर या फिर नॉर्मल जानवर आके रहने लग गए, उन जानवरों को, उन जीव जंतुओं को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ओके। दिस इज ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। जो फॉरेस्ट होता है, जो आपकी फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली वाइल्ड लाइफ होती है, वो एक बायोडाइवर्सिटी को शो करती है। देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, डाइवर्सिटी मतलब आप बोल सकते हो विभिन्नता, डिफरेंस। मतलब वहां पे आपको एक चिड़िया से लेके और एक बहुत बड़े लायन तक या टाइगर तक चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये आपका बायोडाइवर्सिटी और ये आपका फॉरेस्ट। क्लियर? हम ध्यान से आगे नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। देखो, आपने एक फॉरेस्ट को देखा होगा, पक्का देखा होगा, कहीं ना कहीं तो जंगल देखा होगा, नहीं देखा तो फिल्मों में तो देखा होगा, टीवी में देखा होगा। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ के। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग इज कॉल्ड द स्टेक होल्डर्स। मतलब एक इंसान जो उससे जुड़ा हुआ हो, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ हो। कौन कौन चीजें हैं जो फॉरेस्ट से जुड़ी होती हैं, कौन कौन उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं? द पीपल हु लिव इन और द अराउंड द फॉरेस्ट। मतलब ऐसे लोग जो उस फॉरेस्ट के पास में, जो ट्राइब्स हो गए, उस फॉरेस्ट के पास में रहते होंगे। क्लियर? जो उस फॉरेस्ट के पास में जिंदा रहते होंगे, उस फॉरेस्ट की चीजों को खा के, वहां का पानी पी के जिंदा रहते होंगे, तो वो पहला स्टेक होल्डर्स है। मतलब वो उस फॉरेस्ट को सही रखने या खराब करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। दूसरे स्टेक होल्डर, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। एक ऐसा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होता है जो फॉरेस्ट की टेक केयर करता है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे होता है द इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फैक्ट्रीज। ऐसे इंडस्ट्रीज एंड ऐसे आप बोल सकते हो कंपनीज जो फॉरेस्ट से चीजों को निकाल के लाते हैं, जैसे लकड़ी लेके आ गए, शहद लेके आ गए, वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट को लाके मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचती हैं। और फोर्थ होता है आपका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंड द एक्टिविस्ट। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं, जैसे एक एनजीओ चलाया आपने, एनजीओ का काम है कि जितने भी फॉरेस्ट है उनको बचाएंगे, जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको बचाएंगे, जितने बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा के रखेंगे, संजो के रखेंगे। ये लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन इनका फोकस होता है कि जितनी भी फॉरेस्ट है उनको एज इट इज रखा जाए, उनको खराब नहीं किया जाए। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मुझे आप बताओ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऐसा कौन सा इंसान होगा, ऐसा कौन सा स्टेक होल्डर होगा जिसको ज्यादा परवाह है आपके वाइल्ड लाइफ की और द नेचर, फॉरेस्ट की? तो यहाँ पे जो आपका एक्टिविस्ट होगा, क्योंकि वो शहरों में एनजीओ चला के भी अब फॉरेस्ट का ध्यान रख रहा है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा क्या करेगा, केयर कर रहा है या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे द केस ऑफ द खेजरी ट्री। क्या होता है कि एक बार देर आर द बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी की ये एक घटना है जो कि आपको शो करेगी कि लोगों ने कैसे अपनी जान पे खेल के, कैसे अपनी बोल सकते हो कि लड़ाई करके ट्रीज को या फिर बोल दो वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था। तो पहला जो केस देखने को मिलता है जब लोग सामने आए थे किसको बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए या फिर फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो जो पहला केस सामने आता है वो आता है आपका खेजरी ट्रीज का। राजस्थान में एक बिश्नोई समाज रहता है, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी रहता है राजस्थान में। तो उनका क्या होता है कि वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं बिश्नोई, और ये 1731 की क्या है घटना है। तो वहाँ की एक लेडी थी अमृत देवी बिश्नोई,
उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप को लीड किया था, 363 पीपल्स के ग्रुप को लीड कर रही थी। और उन्होंने क्या किया था कि खेजड़ी के ट्री को काटने के लिए लोग आ रहे थे, उन्होंने खुद को खेजड़ी के ट्री के चिपका लिया था। और लोग जो काटने के लिए आए थे, उन्होंने उन जितने भी 363 लोग थे उनके साथ में खेजड़ी के ट्री को काट दिया, मतलब लोगों को भी काट दिया और उस पेड़ को भी काट दिया था। ठीक है, तो लोगों ने अपनी जान दी थी, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल रिसोर्स को। तो ये पहला केस इतिहास में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो खेजड़ी का ट्री कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज खेजड़ी ट्री, ये राजस्थान में पाया जाता है। तो नाम याद रखना आपको, अमृता देवी बिश्नोई, राजस्थान, 1731। और कौन सा ट्री था, खेजड़ी ट्री। तो ये पहला केस देखने को मिलता है जब लोगों ने सेक्रीफाइस किया था नेचर को बचाने के लिए। अभी तो कोई नहीं करेगा, तो लोगों को काट दिया गया था पेड़ों के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट चिपको आंदोलन हुआ था, ये सेकंड केस है जो नेचर को बचाने के लिए लोगों ने किया था। ये कहाँ हुआ था, ये गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये रेनी गढ़वाल पे हुआ था 1970, बिल्कुल ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, 1970 की ही घटना है। तो वहाँ पे कैसे हुआ था चिपको आंदोलन, वुमेन ऑफ विलेज हग द ट्री टू सेव द फॉरेस्ट। वहाँ पे भी सेम अमृता देवी की तरह ही यहाँ पे रेनी गढ़वाल के अंदर 1970s में जो वुमेन्स थी वो चिपक गई थी पेड़ों के बचाने के लिए, इस तरीके से चिपक गई थी और उन दोनों ने चिपको आंदोलन नाम दिया। 1970s में चिपको आंदोलन हुआ था। ये दूसरा केस था जिसमें एक पर्सन, एक इंसानों का ग्रुप किसको बचाता है, अपने नेचर को बचाता है। क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे पहले था वैसे ही आगे भी रहे और अभी भी रहे, इस शब्द का मतलब यही होता है कंजर्वेशन का। तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, द लार्ज स्केल किलिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रिसाइडिंग in the forest by the man of serious threat to the survival of many animal bird species। तो इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ये बात आती है ना। वी शुड सेव अवर वाइल्ड लाइफ, हमें बचाना चाहिए, कम से कम ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि क्या हो रहा है कि अभी जितने भी आपके स्नेक्स होते हैं ना, जितने भी बहुत क्वालिटी के आपके जानवर होते हैं, उनको मार के उनकी जो स्किन होती है उससे क्या बनाया जाता है, बैग, लेदर, शूज़, ये सब बनाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को फैक्ट्रीज या कंपनीज अपने प्रोडक्ट की तरह देखती हैं। तो हम अगर यूज़ करना उनका कम कर देंगे, हम उनको खरीदेंगे नहीं तो वो बिकेंगे नहीं तो वहाँ पे वो जाके उनको मारेंगे नहीं, सिंपल। तो जो फूड चेन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि दुनिया में जितने भी आपके बर्ड्स हैं उनको हटा दो, तो जो होता है ना डिपेंडेंसी, एक फूड चेन होती है डिपेंडेंसी, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है और बहुत सारी फूड चेन मिलके फूड वेब बनता है। अगर एक भी फूड चेन खराब हो गई तो किसी एक पर्टिकुलर जानवर का जीना मुश्किल हो जाएगा और पर्टिकुलर जानवर की ज़िंदगी मतलब बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार हो जाएगी या बहुत अमाउंट में वो इकट्ठे हो जाएंगे अर्थ के ऊपर। तो कंजर्व करना ज़रूरी है, एक लिमिटेड वे में या बैलेंस वे में फूड चेन को बनाए रखने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं हम हमारे लेवल पे, अगर आप मार्केट में कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे वाइल्ड लाइफ को सीधा नुकसान हो रहा है, थ्रेटन हो रही है, तो उसको यूज़ करना अगर बंद कर देंगे लोग तो बनाना बंद हो जाएगा तो अपने आप वाइल्ड लाइफ सेव हो जाएगी। क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट है, उसके चारों तरफ पानी है, रिवर है, रिवर वाटर के बारे में देखते हैं कि वो कैसे पॉल्यूट होता है। तो बेसिकली पॉल्यूशन होने के एक या दो रीज़न महत्वपूर्ण है। पहला, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका जो पॉल्यूशन है ना, उनका जो वेस्ट वाटर है उसको हम बिना देखे चुपके से हम डाल देते हैं कि इतने पानी में कहाँ से दिखेगा। फिर उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, चीज़ें सड़ती हैं। सड़ने के बाद यहाँ पे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पनपता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया उसको पॉल्यूट करता है। पॉल्यूट करने की वजह से क्या होता है, वो फ्यूचर में पीने लायक नहीं रहता है और जो आपका जो पीएच वैल्यू है आपके वाटर का वो इंक्रीज़ होता है। पीएच वैल्यू इंक्रीज़ होने से जो आपका पानी है वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। बेसिक इन नेचर होने का मतलब है कि उसका जो पीएच वैल्यू बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पीएच कम हो जाता है, जो कि काम का नहीं रहता है। तो पॉल्यूशन रिवर वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं हम, अगर जितना भी सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको अगर रोक दे रिवर में जाने से तो बचा सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है जो हम ले सकते हैं अपने लेवल पे। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में पानी की कमी है ना, एक काम स्टार्ट करो, वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट मतलब इकट्ठा करना,
बारिश आती है, उसको घर के ऊपर गिरती है, वो साफ पानी होता है, उसको अगर सर्कुलेट कर दिया जाए अंडर वाटर टैंक में, फिर उसको रीयूज कर लिया जाए, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द अंडर वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर बोल दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर? तो इस तरीके से हम पानी को रीयूज कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी चीज़ है जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है उसको रीयूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम की। देखो कोल जो होता है वो कैसे मिलता है, ज़मीन के नीचे मिलता है, पेट्रोलियम भी नीचे मिलता है क्रूड ऑयल की फॉर्म में, फिर उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। कोल और पेट्रोलियम होते हैं वो, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब सड़ के गल के जो फ्यूल बना है उसको हम कोल और पेट्रोलियम बोलते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर लिमिटेड इन नेचर, ठीक है। इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो कि नॉन रिन्यूएबल है। एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो दोबारा नहीं बना सकते आप, एक बार हो गया तो हो गया। क्लियर? तो इनका एक लिमिटेड वे में क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज मैक्सिमम यूज, हमको रिन्यूएबल यूज करना चाहिए, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसी चीज जो कभी खत्म ही नहीं होगी, उनका जितना यूज करना है करो भाई। इलेक्ट्रिसिटी किससे बना रहे हो? सोलर से, उससे आप गाड़ी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पेट्रोल से चलाओगे ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर आर 3 R टू सेव आवर एनवायरमेंट। 3 R होते हैं जिनकी हेल्प से, 4 भी आगे, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 R दे रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 R। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है ये क्वेश्चन कि व्हाट 3 Rs, 3 R का मतलब बताओ। 3 R जिनकी वजह से आप चीज़ों को पॉल्यूट होने से बचा सकते हो। पहला R का मतलब है यहाँ पे बेसिकली, पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक, ओके। सेकेंड इज रीयूज, यूज अगेन एंड अगेन। इफ यू आर यूजिंग अ plastic bag, if you will use again and again, so this is called the reuse. And third is recycle the plastic bags. तो मतलब क्या हो गया, reduce मतलब कम करना, ये reuse मतलब उसको ही वापस ले जाना, और recycle मतलब उसको प्रोसेस करके प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बना लेना। क्लियर? तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आती है। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट in this chapter, please let me know in the comment section. Please hit the subscribe button, like करें, शेयर करें जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। Thank you everybody.